ये इमरजेंसी जैसा है। आज सत्ता में तुम हो, कल नहीं रहोगे। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि ममता बनर्जी ने आखिर क्यों इस लहजे में बीजेपी को ललकारा है। एंटी एसआईआर रैली के दौरान जो उन्होंने हुंकार भरी तो 2021 की याद आ गई। 2021 का वो विधानसभा चुनाव जब लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के जरिए बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में प्रयोग कर रही है, वो प्रयोग शायद सफल हो और बीजेपी सत्तासीन हो जाए पश्चिम बंगाल में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी ने एक ऐसी पिच तैयार की जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी को सीधे सीधे बाहरी करार दिया कि बीजेपी बाहरी है और बाहरी लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, और इसी पिच पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वैसे चुनाव बहुत शानदार बीजेपी ने 2021 में लड़ा था और बहुत अग्रेसिव चुनाव था। वैसे भी पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत अग्रेसिव होता है। बिहार में एक अलग आपको रंग देखने को मिलेगा, लेकिन जहां ममता बनर्जी जैसी एकदम धाकड़ लेडी हो, जो बीजेपी के लहजे में बीजेपी को, या आप कह सकते हैं कि बीजेपी से 4 कदम आगे बढ़कर वो जवाब देती है। वैसे पीएम सार्वजनिक मंच पर यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि ममता बनर्जी से बहुत उनके प्रगाढ़ संबंध है। वो जब दिल्ली आती हैं तो रसगुल्ला लेकर आती हैं। लेकिन इन सबके बावजूद पश्चिम बंगाल की राजनीति में खूब कड़वाहट देखने को मिलती है। एक ये भी सच्चाई है और सिक्के का एक पहलू ये भी है। तो बीजेपी के नेता एकदम तैयार हैं अग्रेसिव लड़ाई लड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान के लिए सभी सांसदों को गुर सिखा दिए गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में कई लेयर्स की बैठक हो चुकी है। इसी बीच नया अध्यक्ष भी चुना जाना है और ये तय होना है कि किसके कंधे पर आप ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी दी जाए और जिम्मेदारी के जरिए पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में उतरा जाए। ये एक अलग मामला है कि बीजेपी किसके ऊपर भरोसा करती है, लेकिन मैं फोकस कर रही थी ममता बनर्जी के उस स्टाइल पर जो हमें चुनाव दर चुनाव देखने को मिलता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। तो इस बार भी ममता बनर्जी ने कुछ ऐसी ही तैयारी की है और वो बहुत ही आक्रामक दिख रही हैं। 2026 के मध्य में मई महीने तक, अप्रैल से मई तक चुनावों की तारीखों का अनाउंसमेंट होगा और इसी दौरान रिजल्ट भी आ जाना है। अब ये जो 5 से 6 महीने हैं, इसमें दोनों ही खेमा यानी बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी, इन दोनों के बीच में आमने सामने की लड़ाई है। वैसे कांग्रेस पार्टी अब क्या करती है यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ कम से कम ममता बनर्जी तो नहीं जाने वाली है। ये तो पहले से ही क्लियर दिख रहा है। वो इसके पहले भी तेवर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को दिखा चुकी हैं और वो अपनी लड़ाई, और खासकर बंगाल में जब विधानसभा चुनाव की लड़ाई हो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। वैसे लोकसभा चुनाव में भी आप देख चुके होंगे कि अधीर रंजन चौधरी जैसे कदावर नेता के सामने भी वो अपने उम्मीदवार उतार देती हैं। तो ये सारे अलग पहलू है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी हैं और एसआईआर के मुद्दे पर वो खूब घेर रही हैं बीजेपी को। वैसे बीजेपी अपने पुराने पैटर्न पे ही है और उनका कहना है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को ज्यादा तरजीह देती है, ममता बनर्जी मुस्लिमों की वजह से सरकार चलाती है, ममता बनर्जी हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों का ख्याल रखती हैं। इस बात को ही बीजेपी फिर भुनाने की कोशिश कर रही है 2021 के ही चुनाव की तरह। लेकिन ममता बनर्जी बहुत हमलावर हैं, बहुत अग्रेसिव हैं और वो बार बार जो कहते हैं कि ये लोग तानाशाह हैं, इमरजेंसी जैसे माहौल कर दिए गए हैं, हमेशा यही सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, कोई और भी सत्ता में होगा। तो ये चुनावी ललकार, चुनावी हुंकार जो है, वो ये संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में फिर खेला होगा। लेकिन ये खेला किसके पक्ष में होगा, सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सवाल आप भी जानना चाहते होंगे। वैसे अगर मैं 2021 के चुनाव को देखूं, उसके बाद ये दूसरा चुनाव होने जा रहा है जिसमें बहुत सारे रंग होंगे, क्योंकि 2021 का चुनाव वो पहला चुनाव था जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुत बढ़त हासिल हुई थी और उस बढ़त के बाद एकदम से माहौल ऐसा बना था कि शायद इस बार बीजेपी हर हाल में पश्चिम बंगाल के किला को भेद ले। लेकिन आखिर तक माहौल ऐसा बदला कि बीजेपी उस स्तर पे नहीं पहुंच पाई, उस जगह पे नहीं पहुंच पाई जहां से वो सरकार बनाने की स्थिति रखती। वैसे ये सच बात है कि जहां जहां पे हिंदी भाषी लोग थे, प्रवासी लोग थे, जिसमें चाहे वो बिहार के रहने वाले हों या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों या देश के अलग अलग जगहों के, वो हिंदी भाषी, देश के नहीं मैं कह सकती हूँ, मतलब हिंदी पट्टी के जो राज्यों के लोग वहां पहुंचे हुए थे, तो जब आप उनके पास जाते थे तो वो खुलकर बीजेपी के सपोर्ट में बोलते थे और यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में आने वाली है। लेकिन एंड में वो जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा था कि बाहरी है बीजेपी
और ममता बनर्जी को लेकर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे हिंदू मुस्लिम का भी जब सवाल उठा था तो ममता बनर्जी के मंच पे मैं ये नोटिस करती थी कि उनके मंच पर सब धर्म के लोग जाते थे और सब धर्म के लोगों को बिठाकर और फिर वो अपनी चुनावी रैली करती थी और इसका फायदा भी उन्हें देखने को मिला। लेकिन क्या एसआईआर के बाद होने वाले चुनाव का एक अलग ही असर होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? ये सवाल आपके भी जहन में होगा और इसीलिए अगर आप पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि अब हम बिहार के बाद सबसे ज्यादा फोकस करेंगे पश्चिम बंगाल पर। और पश्चिम बंगाल की खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं हर दिन आपके लिए पश्चिम बंगाल के एंगल से खबरें लेकर आऊंगी, क्योंकि वो मैं कह सकती हूँ कि बिहार के बाद वो दूसरा प्रदेश है जहां से मेरा बहुत ताल्लुक रहा है। मेरी सेकंड जॉब वही रही है और मैं पश्चिम बंगाल के लगातार चुनाव को कवर करती रही हूं, तो वहां की भी बारीकी से, और मुझे बंगाली भाषा भी आती है, ये भी मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं। तो जब मैं बंगाल के ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंचूंगी तो एक अलग रंग दिखाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अभी हम बंगाल के ऊपर बात करेंगे कि हर दिन वहां पे क्या हो रहा है और ममता बनर्जी किस स्ट्रैटेजी के साथ इस बार के चुनावी मैदान में होंगी। तो आप मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर मेरे साथ जरूर जुड़े।